गुड मॉर्निंग बच्चों। और फिर आपका पेपर भी हो गया अब 2 बार फाइनल। क्या लगता है आपको पहला कब होगा? नहीं, इन्होंने अनाउंस तो कर ही दिया कल कि 2 होंगे। तो मतलब ये है कि हाँ, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आनी है अभी। अभी कहीं अपडेट नहीं हुआ किसी साइट पे। आई थिंक बच्चों आपके जो एग्जाम होंगे, मतलब माय गेस इज कि एक अप्रैल में होगा, एक जुलाई में होगा, या मार्च एंड जून एंड, समथिंग लाइक दिस। ओके। बच्चों आज सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स ऑनलाइन ऑफलाइन भी मिस्ट्री है अभी। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑनलाइन होगा, बाकी पता नहीं। हाँ बच्चों, आज हमें सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स का रिकैप लेना। यही चैप्टर था ना? ओके, ठीक है। तो बच्चों इसके डिस्कस करते हैं कुछ की पॉइंट्स। बच्चों सबसे पहली बात तो कि ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी सॉलिड है, उसकी डिफॉर्मेशन होती कब है? मतलब एसेंशियल कंडीशन क्या है डिफॉर्मेशन की? जब दोनों तरफ फोर्स लगती है। ठीक है। अगर सिर्फ एक तरफ फोर्स लगेगी फिर तो ये बॉडी आगे ही चली जाएगी। करेक्ट। तो जो फोर्स दोनों तरफ से लग रही है उसी से ही डिफॉर्मेशन होती है। So deformation is caused by equal and opposite force only. ठीक है, तो जैसे अगर इसका एग्जांपल है तो लेट्स से मैं एक बॉडी के ऊपर ऐसे लगा दूं फोर्सेस, तो डिफॉर्मेशन किस कारण होगी? फोर, ठीक है ना? तो अब बच्चों इस चैप्टर सॉलिड्स वाले चैप्टर का क्या क्रक्स है कि जब हम एक बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स से वो बॉडी डिफॉर्म होती है, राइट? और जो बॉडी की इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो उसको वापस लाने की कोशिश करती हैं। ठीक है। तो
इसके बेसिस पे 3 टाइप्स के स्ट्रेस और स्ट्रेन हम डिफाइन कर देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और shear। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बच्चों इस तरीके से लगता है, ये बॉडी की लेंथ चेंज करने की कोशिश करता है। इस केस में जो स्ट्रेस होता है दैट इज F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ठीक है। और जो स्ट्रेन है, अगर इसकी लेंथ L है तो देन दैट स्ट्रेन इज डेल्टा L बाय L, ठीक है। मतलब बेसिकली कैसे पता चलता है, जो फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसके कारण जो स्ट्रेस आता है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तब आता है जब एक बॉडी पे आप चारों तरफ से फोर्स लगाते हो। तो इस केस में जो स्ट्रेस आ जाता है दैट इज सिंपली चेंज इन प्रेशर, एंड क्योंकि यहाँ वॉल्यूम चेंज होता है तो जो स्ट्रेन होता है उसको हम डेल्टा वी बाई वी कहते हैं। शियर में बच्चों हम बॉडी के फेसेस के पैरेलल फोर्स लगाते हैं। ठीक है जी। तो अब ये वाला जो स्ट्रेस है, इसको हम लिखते हैं एज एफ पैरेलल बाय ए। और इस केस में जो स्ट्रेन डिफाइन होता है वो होता है कि बॉडी ने कितने एंगल से बेंड किया, तो स्ट्रेन को डिनोट करते हैं हम एंगल थीटा से। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। ये हम देख सकते हैं क्या बन गया, एफ परपेंडिकुलर एल बाय ए डेल्टा एल, राइट। यहाँ पे हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को माइनस बी लिखते हैं जिसको बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो ये बन जाता है वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। ठीक है जी। और थर्ड केस में अगर हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करते हैं तो ये बन जाता है एफ पैरेलल बाय ए थीटा, इसको हम डिनोट करते हैं विद शियर मॉडुलस।
करेक्ट बच्चों? तो आप डायमेंशंस देख सकते हो, स्ट्रेस के डायमेंशंस प्रेशर वाले हो गए, स्ट्रेन डायमेंशनलेस हो गया। आपको बच्चों ये क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मतलब कहाँ पे किस टाइप का स्ट्रेस स्ट्रेन एक्ट करेगा, ठीक है? उसके बाद बच्चों आ जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो बच्चों अगर हम एक बॉडी पे अलग-अलग स्ट्रेस अप्लाई करके स्ट्रेन को मेजर करें और उनके बीच में ग्राफ बनाएं, तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके का बन जाता है, ठीक है? वैसे ये हर मटेरियल के लिए अलग-अलग होता है, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई ये कांस्टेंट ग्राफ है या कुछ है। ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अलग-अलग बनता है। एक सेकंड बच्चों। हाँ जी। तो बच्चों इसके अंदर क्या-क्या की पॉइंट्स होते हैं? सबसे पहले तो बच्चों जिस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको P से डिनोट करते हैं, व्हिच इज़ नोन एज़ प्रोपोर्शनल लिमिट। ये याद रखना आसान है ना? बस जहाँ तक भी प्रोपोर्शनैलिटी जहाँ होती है, वहाँ स्ट्रेट लाइन होती है।
ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट के जस्ट थोड़ा सा आगे होता है बच्चों इलास्टिक लिमिट। इसको मतलब कोई हम ऐसे कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है इसको आइडेंटिफाई करने का कि हम बता पाएं कि हाँ जी ग्राफ में वो एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा। बस हम इतना कह सकते हैं कि बस प्रोपोर्शनल के थोड़ा सा आगे आता है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट का भी मतलब नाम से समझ आता है कि जहां तक मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। ये जो बच्चों ग्राफ की पीक है, इसको हम कहते हैं एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। और ये जहां पे ग्राफ खत्म होता है उसको हम कहते हैं एज फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पे मटेरियल टूट जाता है। अब बच्चों देखो ग्राफ से क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जितना स्लोप ज्यादा है, ठीक है ना, स्लोप हमें बताती है इलास्टिसिटी के बारे में। मतलब अगर आपको जैसे दो ग्राफ्स दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, तो वो हम कहते हैं इलास्टिसिटी से। ठीक है, मतलब स्लोप देखेंगे और जिसकी स्लोप ज्यादा हम कह देंगे कि वो ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, जो ग्राफ की पीक है वो बच्चों स्ट्रेंथ या फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा हुआ है कि विच मटेरियल इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, तो वो हम देख के बताते हैं कि किसकी पीक ज्यादा है। ठीक है, फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मटेरियल डक्टाइल ज्यादा है। ठीक है, या फिर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी हमें पता चलती है बच्चों फ्रॉम द स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू एफ। ठीक है, मतलब कि एफ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों, ठीक है ना, वो हमें डक्टिलिटी बताता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जितना स्टीप होगा उतना इलास्टिक, जितना ऊंचा होता जाएगा ग्राफ उतना स्ट्रेंथ ज्यादा, और जितना खिंचता जाएगा, ठीक है, जितना राइट की तरफ खिंचता जाएगा ग्राफ उतना डक्टिलिटी ज्यादा। ये समझ गए बच्चों तीन पॉइंट्स? ओके, इससे बच्चों एक आधा स्पेसिफिक केस वो डक्टिलिटी मतलब जितना ग्राफ राइट साइड में ज्यादा है, जितना उसका एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा है। ठीक है,
पीक क्या है? मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट, है ना? और डक्टिलिटी के लिए क्या देखना है? मैक्सिमम x कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट बच्चों, ये केस याद रखना है कि अगर कोई वायर है, मास m g, ये सब क्वांटिटीज अगर आपको पता है, मास, ग्रेविटी, लेंथ, एरिया, यंग्स मॉडुलस, तो उसकी खुद के वेट के कारण जो एक्सटेंशन है, दैट इज mgl by 2ay, ठीक है? तो इसमें मतलब ये जो सीधा कोई फॉर्मूला से नहीं, मतलब ये इंटीग्रेट करके रिजल्ट बनता है, क्योंकि वायर के अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्ट्रेस है ना? आप सोच सकते हो, मैक्सिमम स्ट्रेस टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, मिनिमम स्ट्रेस लोवेस्ट पॉइंट पे है, उन सबको करके हम निकालते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप एक मास भी हैंग कर दो, लेट्स से, तो क्या बन जाएगी एक्सटेंशन? ये वाली तो है ही है, प्लस इस मास के कारण आ जाएगी mg बाय l बाय a बाय, ठीक है? यहाँ कोई 2 का फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो नीचे मास m हमने लटकाया है, उसके कारण तो ऊपर वाली वायर में हर जगह ही जो स्ट्रेस आएगा वो mg ही आएगा, mg बाय a। मतलब जैसे अगर आप कहीं पर भी किसी पॉइंट पे स्ट्रेस लिखोगे, तो वो स्ट्रेस में अगर मैं इसको यहाँ पे कहीं से कट करूंगा, तो इधर जब आप टेंशन लिखोगे तो टेंशन में वायर का तो पार्शियल मास आएगा, लेकिन नीचे वाले मास का तो पूरा मास mg आएगा ना। अगर मैं इसको, मतलब इसका तरीका वैसे ही होता है बच्चों कि यहाँ से y कोऑर्डिनेट शुरू करके इस y कोऑर्डिनेट पे हम टेंशन लिखेंगे। बताओ NLM से टेंशन क्या होएगी किसी भी y पे? टेंशन कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पे कि उसके नीचे क्या है? तो उसके नीचे L माइनस वाई मास है वायर का, एक तो ये आ गया, और पूरे का पूरा mg मास है, तो ये टेंशन आ गई। इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकाल के जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर वाला रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है?
हाफ स्ट्रेस into strain into वॉल्यूम। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें वॉल्यूम भी आता है एंड में, ठीक है। तो ये किसी भी टाइप के फॉर्मूला के लिए एप्लीकेबल है। इसमें आप पूरे को करोगे इंटीग्रेट, पूरी टेंशन को, तभी स्मॉल mg वाली टर्म आएगी ना। एक्सक्यूज मी सर। यस सर इसमें हम स्मॉल mg को क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो तो सभी पे सेम ही लगा रही है। हाँ, तो मतलब लगा तो रहा है ना, मतलब स्मॉल mg भी तो एक्सटेंशन में रोल पे करेगा ही। तो वो करेगा तो हम उसको सीधा मतलब mg l माइनस वाई अपॉन वाई ए से नहीं कर सकते, मतलब ये वाला निकाल के जो mg l माइनस मतलब m इंटू एल माइनस वाई अपॉन l इंटू जी का मतलब वो निकाल के मतलब उसका उसमें, अलग से ऐड कर दो, वो हाँ तो एक। उसमें अलग से ऐड कर दें अगर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वही जैसे मैंने जो पहले लिखा था वो वैसे ही किया था, यस कि सर। उसको डायरेक्टली लिख दिया था। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ बच्चों मतलब हम एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो वो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन बन गया, राइट। तो उसके अलग अलग फॉर्म्स में आप लिख सकते हो उसको, कि जैसे मतलब जैसे स्ट्रेस क्या है, जैसे यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है, तो हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर बन गया, या ये स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y बन गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के केस में देखो, जो फर्स्ट पार्ट आता है वो वेरिएशन ऑफ प्रेशर। उसमें एक मुझे की पॉइंट बताओ कि मान लो ऐसे कंटेनर में एक फ्लूइड है, तो अगर हमें पूछा जाए कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन बेस, उसको निकालने का बच्चों सही तरीका क्या होगा, मतलब उसको हमें लिक्विड का mg कहना चाहिए, या जो भी लिक्विड का प्रेशर है इनटू एरिया कहना चाहिए, जो भी बेस पे प्रेशर है। ठीक है, ये वाला फ्लूइड जो फोर्स लगाता है वो तो प्रेशर इनटू एरिया ही होती है, राइट। मे बी वो किसी केस में mg के इक्वल आए, मे बी ना आए। ठीक है, तो हमने तो हमेशा उसको मतलब प्रेशर इनटू एरिया से ही निकालना है। ठीक है, तो प्रेशर हमें पता है कि डेप्थ के साथ बढ़ता है।
तो बच्चों यहाँ दो केस लिखते हैं हम। F1 जो है वो तो बेस पे फोर्स हो गई, वो कैसे निकलेगी? प्रेशर एट बेस इनटू एरिया, ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स एरिया ऑफ बेस। अगर F2 निकालना हो, मतलब साइड वॉल के ऊपर फोर्स, तो यहां पे आता है प्रेशर एट मिड पॉइंट इनटू एरिया ऑफ साइड वॉल, ठीक है, क्योंकि वैसे तो प्रेशर वेरी करता रहेगा ऊपर से नीचे तक, तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसमें ऐसा निकल के आ जाता है कि आप प्रेशर एट मिड पॉइंट ले लो। एंड ऑफ कोर्स प्रेशर बच्चों सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड करता है, राइट? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। नेक्स्ट बच्चों मूविंग फ्लूइड्स में आ जाता है हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी में क्या बन जाता है बच्चों? मतलब ये बिल्कुल जैसे करंट की इक्वेशन है, उस टाइप का बन जाता है कि अगर एक जगह से लिक्विड आ रहा है ऐसे, मतलब जितनी भी जगह से निकल रहा है, तो हम क्या कहते हैं? समेशन ऑफ ए आई वी आई, ए आई वी आई नहीं, हाँ इसको ऐसे लिखते हैं, जितनी भी एंटर करते हुए एरियाज और वेलोसिटीज का सम है, उतना एग्जिट करते हुए, ठीक है। हाँ मनमंदिर पूछो। सर उसमें अगर कोई फ्लूइड नीचे जा रहा है हम्म, तो उस पर हम फोर्स कहाँ पे ज्यादा बोलेंगे, ऊपर के नीचे? कुछ एक्सेलरेशन से अगर एक फ्लूइड नीचे जा रहा है हम्म, तो फिर उसके मतलब कि उस पर फोर्स तो नीचे को होनी चाहिए, तो प्रेशर किधर ज्यादा होगा, ऊपर के नीचे? नहीं आप कह रहे हो कि इस केस में फ्लूइड ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है, हाँ मतलब जी। कोई ए से कोई एक्सेलरेट कर रहा है। हाँ जी। हम्म, तो इस पर फोर्स तो ऊपर ऊपर वाली साइड ज्यादा होगी, तभी फ्लूइड नीचे जा रहा है। हाँ। तो फिर प्रेशर भी वहां पे ज्यादा होगा। नहीं फोर्स ऊपर वाली साइड ज्यादा क्यों? एमजी भी तो फोर्स लग रही है ना, वो तो आप फोर्स ना लगाओ तो भी लिक्विड नीचे ही जाएगा। अच्छा। ओके। तो इस केस में भी सब कुछ सेम ही रहता है बच्चों, मतलब बस क्या हो जाएगा, जहां पे आप जी लिखते थे वहां जी की जगह जी माइनस ए लिख दोगे, है ना। अगर लिक्विड ऊपर को एक्सेलरेट कर रहा होता तो जी प्लस ए बन जाता।
और फिर बच्चों बर्नौली, बर्नौली क्या होती है? किसी भी पॉइंट पे प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इसका सम कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ जसकन फिर तो होएगा ही। ठीक है। बर्नौली की बच्चों कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं, राइट? मतलब जो आपको पता होनी चाहिए पक्का। एक तो वेंचुरीमीटर, जो कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है, राइट? इसमें वी आर इंटरेस्टेड इन दिस हाइट डिफरेंस, और ये हमें एरियाज पता होते हैं, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूटी और बर्नौली लगा के वी कैन फाइंड आउट। अच्छा बच्चों, इसको बोलते क्या है एरिया इंटू वेलोसिटी को? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। यस जसकन, बच्चों अगर एक लिक्विड फ्री फॉल में होगा तो हम प्रेशर के बारे में क्या कह सकते हैं? तब एक तरह से जी इफेक्टिव जीरो हो गया है ना, तो कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं होगी। बेसिकली लिक्विड का हर पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होगा। इसमें बच्चों क्या होता है फॉर्मूला? A1 A2 √2 GH अपॉन ये होता है बच्चों। इस इंस्ट्रूमेंट का यही यूज होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना।
तो यही होता है फॉर्मूला, याद है? ये A1 ये होगा, देखो देखो बच्चों, इज इट? नहीं, नहीं, वो जो आपने लिखा होगा वो वेलोसिटी लिखी होगी। अगर अगर A2 भी नहीं आएगा न्यूमरेटर में, फिर तो वो वेलोसिटी बन गई ना। मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी इनटू एरिया। नहीं, या तो आपने उसको ऐसे लिखा होगा, A1 A2 लिख के फिर नीचे इस तरह लिख दिया होगा ना। नहीं, स्क्वायर आता है, सिर्फ A1 A2 तो नहीं आ सकता। हाँ, तो एक ही बात ही होगी ना। ऐसे लिखा या जो मैंने लिखा है वो तो एक ही बात नहीं है। क्या कंफ्यूज हो रहे हो? फिर बचो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। तो बच्चों, अगर लिक्विड की पूरी हाइट h है, जो होल का टॉप लेवल से डिफरेंस है उसको स्मॉल h अगर हम कह दें, तो यहां से लिक्विड कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलता है? √2gh। और जो इसकी रेंज होती है वो क्या हो जाती है? 2 इंटू √h इंटू h माइनस h। राइट? जो फिर बच्चों, बॉयंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले तो बच्चों
मुझे ये बताओ बच्चों, बॉइंट फोर्स होती क्या है? मतलब बाय डेफिनेशन व्हाट इज बॉइंट फोर्स? ये कहाँ से आई फोर्स? इज द क्वेश्चन क्लियर? मतलब ये फोर्स आई कहाँ से? फंडामेंटली ये फोर्स क्यों आई? नहीं, वो बॉइंट फोर्स और अपथ्रस्ट तो एक ही बात होती है। बेसिकली बच्चों, अगर कोई अ, मतलब बॉडी है, सॉलिड है, जो भी है, इसके ऊपर लिक्विड प्रेशर फोर्स लगाएगा, ये तो पता है ना हमें। तो ये जो बॉइंट फोर्स या जो अपथ्रस्ट होती है, दिस इज नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल प्रेशर फोर्सेस। ये कोई नई फोर्स नहीं है, ये वही पुरानी फोर्स जो लिक्विड प्रेशर फोर्स लगाता है, उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको माइंड में रखनी है। और ये किसके इक्वल आ जाती है? रो एल वी आई जी। तो रो इज अ फोर्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी आई इज immersed volume, ठीक है जी। तो एक फ्लोटिंग बॉडी के लिए बच्चों क्या होता है रिलेशन? वी आई बाय वी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब बच्चों इसमें आपने कुछ स्पेशल केसेस किए हुए होंगे, जैसे कि कोई ऐसे कंटेनर में एक आइस है, कि आइस मेल्ट कर गई तो क्या होगा वाटर लेवल को? करेक्ट। क्या होता है बच्चों इस केस में?
आइस मेल्ट करेगी तो वाटर लेवल को क्या होगा? नो चेंज। अब बच्चों यहाँ पे जो मेन बात याद रखनी है हमें, देखो देखो बच्चों, मान लो वाटर के अंदर एक ये कुछ भी एक बॉडी है जो फ्लोट कर रही है, ठीक? लेट्स कॉल दिस एज अ फ्लोटिंग सिस्टम, ठीक है? इस फ्लोटिंग सिस्टम में मतलब मैंने ये नहीं कहा कि एक ही मटेरियल होना चाहिए, इसमें कुछ भी हो सकता है अंदर, हमें नहीं पता, अलग अलग मटेरियल्स हो सकते हैं। बस हमें ये पता है कि जो भी है सिस्टम ओवरऑल फ्लोट कर रहा है, ठीक है? जैसे ऊपर था, तो ऊपर आपका फ्लोटिंग सिस्टम क्या हो गया? आइस हो गई। तो बच्चों देखो, अब ध्यान से समझना, क्या याद रखना है आपको? अगर आप फ्लोटिंग सिस्टम में से कोई भी ऐसी बॉडी पानी के अंदर डाल देते हो जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, सॉरी ज्यादा है, तो पानी के लेवल को क्या होगा? तो if we remove any body from floating system whose density is more than water या लिक्विड, तो उस केस में लिक्विड लेवल फॉल करता है। इसका बच्चों फिजिकली क्या रीजन दोगे कि क्यों फॉल करता है? इसको हम मतलब सिर्फ फिजिकली समझते हैं कि भाई अगर कोई भारी बॉडी है और वो पहले फ्लोट कर रही थी, ठीक है, चाहे इनडायरेक्टली फ्लोट कर रही थी कि भाई पत्थर है, आपने उसको बोट के अंदर रखा हुआ है, तो पत्थर इनडायरेक्टली तो फ्लोट कर ही रहा है, तो वो फ्लोट तब करेगी बॉडी जब उसने काफी ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखा होगा पानी का, राइट? तो जब वो हटेगी बॉडी, तो पानी का जो मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ हुआ था वापस जाएगा, तो इसलिए वाटर लेवल फॉल कर जाता है। और यहीं पे आप कुछ ऐसा हटाते हो जिसकी डेंसिटी लेस या इक्वल है, ठीक है? मतलब जैसे बोट के अंदर पानी था, आपने वो पानी को हटा के बोट के अंदर से हटा के उसको पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है? तो उस केस में जो लिक्विड लेवल है वो सेम रहता है। ठीक है? राइज तो कर ही नहीं सकता किसी भी केस में, दो ही केस होते हैं, या तो सेम रहेगा या फॉल करेगा।
क्या ये केस समझ आ रहा है बच्चों? ओजस, ये क्लियर है? ओके। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बच्चों सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की आपको कुछ मतलब क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों? देखो जैसे अगर मैं सीधा एक एग्ज़ाम्पल से ही समझाऊँ आपको। जैसे मान लो ये एक वायर है, ये एक लिक्विड की फ़िल्म है। तो बच्चों मेन बात याद रखने वाली ये है कि अ, बेसिकली कोई भी फ़िल्म जो एयर के कॉन्टैक्ट में आती है, वो फ़िल्म मतलब एक तरह से वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाना चाहती है। मतलब जब भी कोई लिक्विड की फ़िल्म एयर के कॉन्टैक्ट में आती है, वो ऐसे बिहेव करती है एज़ इफ कि वो कोई खिंची हुई सरफेस है। तो वो दबना चाहती है। मतलब दिस इज़ सिमिलर टू जैसे आपने एक बलून लिया हुआ है, बलून की सरफेस को खींच रखा है। ठीक है? तो इस केस में जो लिक्विड सरफेस है क्योंकि वो खींचना चाहेगी, तो इसलिए वो इस रॉड के ऊपर ऊपर की तरफ फ़ोर्स लगाएगी। ठीक है? ठीक है जी। और यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा ध्यान क्या रखना होता है कि मतलब लिक्विड की कितनी सरफेसेस एयर के कांटेक्ट में। तो ये ऊपर से भी सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, ये नीचे से भी एयर के कांटेक्ट में है। तो दो सरफेसेस एयर के कांटेक्ट में आ गई। तो जो नेट फोर्स बन जाएगी वो 2 इंटू एस इंटू एल बन जाएगी। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ये होता है फोर्स इज एस इंटू एल, राइट? साथ में हमें ये देखना होता है कि कौन कितनी सर्फेसेज एयर के कांटेक्ट में है। अब यहाँ पे क्योंकि दो हो गई, एक जो आपको दिख रही है, एक इसके पीछे वाली साइड, तो इसलिए ये हमारा रिजल्ट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी। एक बच्चों आपने इसमें ये वाला केस किया होगा कुछ कि जैसे ये मान लो एक वायर है जो इनटू द प्लेन है, और इसको हमने ऐसे किसी लिक्विड के ऊपर रखा हुआ है, तो लिक्विड की फिल्म ऐसे दब गई। ठीक है, वायर की लेंथ बच्चों इनटू द प्लेन है। तो दोनों साइड से जो लिक्विड की सरफेसेस हैं वो अपनी अपनी तरफ फोर्स लगा रही होंगी, राइट? और
एंगल थीटा हमें गिवन होगा। तो इस केस में जो रिजल्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 2, क्योंकि दो तरफ से लग रही है, कितनी फोर्स, सरफेस टेंशन T इंटू एल। सरफेस टेंशन को बच्चों या T से नोट कर देते हैं या S से कर देते हैं, इंटू उसका वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वायर का mg। तो यहाँ पे बच्चों एक मतलब केस ये बन जाता है एक्चुअली कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 2TL साइन थीटा, मास को अगर मैं लिख दूं वायर के एज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू जी, तो L कट जाता है बेसिकली, कि वायर की लेंथ पे नहीं डिपेंड करता, उसकी डेंसिटी या उसके एरिया पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है कि चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए। तो ये डेल्टा ए क्या होता है, नेट चेंज इन एरिया इन कांटेक्ट विद एयर। तो जो सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चंस है, मतलब जो एक स्पेशल ध्यान रखना होता है वो इस चीज का होता है कि भाई वही चीज कि कितनी सरफेसेस एयर के कांटेक्ट में आ रही हैं। ठीक है, ये उसमें नहीं कोई गलती होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये सबको आते हैं कि जैसे बच्चों एक ड्रॉप है, इसको स्प्लिट कर दिया हमने इनटू n आइडेंटिकल ड्रॉप्स। ठीक है जी। तो इसमें बच्चों हम कैसे करते हैं, क्या लॉजिक होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन करते हो।
करेक्ट? 4/3 पाई r cube is equal to n into 4/3 पाई r cube। इससे आपके पास स्मॉल r निकल आता है, और फिर जो वर्क डन होगा वो कैसे आएगा? देखो बाद में सरफेस एरिया कितना बन गया, एक ड्रॉप का 4 पाई r स्क्वायर और n ड्रॉप्स हैं। पहले कितना था? 4 पाई r स्क्वायर, तो दिस होल इनटू s। तो इससे आपके पास वर्क डन निकल आता है। और ये यहाँ पे तो लिक्विड ड्रॉप था, अगर सोप बबल होता तो सोप बबल के केस में अंदर एयर होती बाहर एयर होती, तो फिर वो 2 से मल्टीप्लाई होता। ठीक है, तो मतलब प्लीज ऑलवेज चेक कि एयर के कांटेक्ट में कितनी सरफेसेस हैं। ठीक है, वही चीज बच्चों फिर से नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है एक्सेस प्रेशर, उसमें भी हमें चेक करना होता है सरफेसेस का। तो एक्सेस प्रेशर दो तरीके का होता है बच्चों, है ना? अगर सोप बबल है तो उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो 4s/r है। अगर लिक्विड ड्रॉप है तो 2s/r है। अब एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या होता है कि बाहर के कंपैरिजन में अंदर कितना प्रेशर है। ठीक है, ये गलती मत करना बच्चों, कई बार हमें लगता है कि ये नेट प्रेशर है। दिस इज नॉट द नेट प्रेशर, ये सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में है कि अंदर कितना ज्यादा प्रेशर है। तो मतलब अगर बाहर कुछ भी प्रेशर P होगा तो अंदर जो प्रेशर होगा P इनसाइड दैट विल बी P प्लस डेल्टा P। ठीक है, मतलब एक्सेस प्रेशर नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस, कि कितना ज्यादा प्रेशर है अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बच्चों इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट ही है ये। तो इसकी वजह से जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनका फटाफट रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि इट डिपेंड्स ऑन
सॉलिड, लिक्विड, गैस। वो तीनों पे करता है। ठीक है जी। दूसरी बात बच्चों, ये इसके ऊपर जी का कोई इफेक्ट नहीं होता, या इंक्लिनेशन ऑफ ट्यूब का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। तीसरी बात बच्चों, जितना सरफेस टेंशन ज्यादा होती है तो उतना ही एंगल बढ़ता है। यस, सरफेस टेंशन इज डिपेंडेंट ऑन सराउंडिंग मीडियम। नॉर्मली हम उसको मतलब एक एयर मान के उसकी एक वैल्यू निकाल लेते हैं, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर आप मतलब मीडियम चेंज कर दो, मतलब कि आप एयर में नाइट्रोजन की जगह मान लो आपने गैस कुछ और रख दी, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू को फर्क पड़ेगा। या मान लो आप वैक्यूम में ले गए तो सरफेस टेंशन विल चेंज। ठीक है। वैक्यूम में ज्यादा होएगी सरफेस टेंशन। और जितना बच्चों ये एंगल बढ़ता है, मतलब उतना हम ये कहते हैं कि जो लिक्विड की आपस की कोहेसिव फोर्सेस हैं वो बढ़ती हैं। ठीक है। इसका ऑपोजिट होगा कि जैसे जैसे सरफेस टेंशन कम होएगी, एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है, और फिर एडहेसिव फोर्सेस बढ़ती हैं। देन बच्चों, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास? जीरो। एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो होने का मतलब है इस तरीके से लिक्विड आना। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये बच्चों यहाँ ये मैंने यहाँ सरफेस टेंशन डिक्रीजेस आएगा, है ना, ऊपर। तो टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों तो सरफेस टेंशन कम होती है, विच मीन्स एंगल भी कम होएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही बनते हैं। ठीक है। हाँ, इसका मतलब हम बहुत प्रॉपर रीजन तो नहीं दे सकते, बट हाँ थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ता है, ठीक है, तो
टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की स्पेसिंग्स आपस में बढ़ जाएंगी, तो जिन कारण से उनकी आपस की फोर्सेस जो हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है ना, उस कारण से सरफेस टेंशन कम हो जाती है। नेक्स्ट बच्चों कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी में आपको वो असेंट फॉर्मूला आना चाहिए कि ट्यूब के अंदर कितना लिक्विड राइज करता है, 2s cos थीटा बाय रो जी आर, राइट। और बेसिकली इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सी क्वांटिटी, मतलब कुछ भी दिया जाए कि आर को कम कर दिया, थीटा को कम कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, और ये बच्चों फॉर्मूला ऑब्ट्यूस एंगल्स के लिए भी चलता है कि थीटा ऑब्ट्यूस होगा तो आपका कॉस थीटा नेगेटिव आ जाएगा, तो उस केस में जो आपका लिक्विड लेवल है वो डिप कर जाएगा। करेक्ट। एंड इसमें बच्चों एक स्पेशल केस होता है कि फ्री फॉल मतलब G0 है ना, तो G0 हो गया तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल हाइट हो जाती है। मतलब क्या होता है कि किसी भी केस में बच्चों फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ, G0 नहीं हो गया, G इफेक्टिव। तो किसी भी केस में बच्चों मतलब अगर हम ये हाइट में देखो, ये हाइट में कहीं पर भी जो आपकी ट्यूब है उसकी लेंथ नहीं यूज हुई। ठीक है, तो मतलब अगर आपकी ट्यूब की लेंथ छोटी है और फॉर्मूला से हाइट ज्यादा आ रही है तो क्या होता है उस केस में, तो ऐसा नहीं है कि जो लिक्विड है वो ट्यूब से बाहर निकल आएगा, बस ये होता है कि फिर थीटा चेंज कर जाता है। ठीक है, तो मतलब उस केस में थीटा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा कि एच के करेस्पॉन्डिंग तो नॉर्मल थीटा बनना चाहिए था, तो अब एक नया थीटा बन जाएगा। तो लिक्विड कैन नॉट ओवरफ्लो। वही चीज फ्री फॉल में भी हो जाती है कि लिक्विड ओवरफ्लो नहीं कर सकता, बस बस मैक्सिमम हाइट तक आ जाएगा। और फाइनली होता है बच्चों इस चैप्टर में विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स होती है। ठीक है, तो ऐसे अगर लिक्विड की अलग अलग लेयर्स होती हैं तो जो उस पे फोर्स लगती है वो क्या बन जाती है, विस्कोसिटी इनटू एरिया इनटू डेल्टा V बाय डेल्टा Y। तो एक बच्चों बहुत ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है इसके कई बार यूनिट्स आपको पॉइज में दिए होते हैं।
but poise is not SI unit, it is CGS unit. तो इसको आपको कन्वर्ट करना होता है SI में. और वो कैसे होता है? 10 से डिवाइड करके. ये बहुत ध्यान रखना है, ये कई बार गलती हो जाती है कि हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, हम फॉर्मूला गलत लगा देते हैं. ठीक है जी. और फाइनली इसमें बस क्या आ जाता है? टर्मिनल वेलोसिटी. उससे पहले एक स्टोक्स लॉ. Poisson's ratio is not in your syllabus. तो टर्मिनल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बन जाता है बच्चों? 2/9. ठीक है. तो टर्मिनल वेलोसिटी पे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रेडियस चेंज कर दिया, विस्कोसिटी चेंज कर दी, तो बताओ टर्मिनल वेलोसिटी को क्या होगा? All right बच्चों, anything else you want to do in this chapter? कोई डाउट? सर यस. सर मीडियम चेंज करने पर सरफेस टेंशन कैसे चेंज हो रही है वो एक बार बता दो. सरफेस टेंशन एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस पे डिपेंड करती है ना, तो मीडियम चेंज करते हो आप तो वो एडहेसिव फोर्सेस चेंज हो जाती हैं. हाँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉइजन रेशियो है, ऐसे तो एक पॉइजनली इक्वेशन होती है, कुछ मतलब होती है 2-3 चीजें और, मतलब बट वो नीट के सिलेबस में नहीं है, तो मतलब उसको सेंस नहीं है उसको करने का जबरदस्ती. चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, कल फिर डिस्कशन करेंगे, राइट? बाय.